Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we are going to present on JNUE 2012 MSc EVS questions. ओके सो ये जो लेक्चर सीरीज होने वाला है इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कौन से ईयर का 2012 का। ठीक है। और पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी बना रखा था लेकिन लेक्चर 2 जो है वो आज हम दोबारा बनाने वाले हैं। इट वाज डिले बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ field works and some kind of other type of stuffs that I am doing right now. So लेक्चर होने में अमूमन लेट हो रहा है बनाने में बट आप फिर भी ध्यान दें क्योंकि बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं जो आपकी मदद के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। And if you have some kind of doubts you should clarify it soon because it is already very late for the exams, and exams is going to happen on 20th of this month. So let's start this lecture, and the first question we are seeing here, it is related to your heat produced. Okay, so the heat produced by an electric current flowing through a conductor is proportional to the square of the current. तो ये क्वेश्चन है, देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ, तुम भी ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि एग्जाम में अगर इफ यू ब्रेक द सेंटेंस एंड रीड इट ना, it will be fitting to your mind very easily and you will remember the concepts and your questions will be very much right. ठीक है। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करो क्योंकि अब से मैं आपको ये सब ट्रिक्स भी सिखाते जा रहा हूँ क्योंकि ताकि एग्जाम आपका अच्छा हो, तो तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करें। तो दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से जाऊं तो हुक्स लॉ जो है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट पे है तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। और न्यूटन्स लॉ जो है वो तीन आप जानते ही हो, ठीक है, उसमें हीट का कोई काम नहीं है। ओम्स लॉ जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट पे होता है तो वो तो होगा ही नहीं। तो आंसर विल बी डेफिनेटली जूल्स लॉ। तो ये जो आंसर होगा वो जूल्स लॉ होगा क्योंकि जूल जो है हीट की यूनिट है। अगर मैं एज ए एजम्पशंस भी लगा के इसको आंसर्स लगाऊं तो भी ये वे होता है आंसर लगाने का। बट इफ यू गोइंग टू डिटेल, सो वी नो दैट व्हाट दैट ईएमएफ और वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये किसने दिया था? ओम्स लॉ ने दिया था। ठीक है। तो ये ओम्स लॉ की प्रॉपर्टीज थी। फिर क्या आता है आपका जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ ये बोलता है कि जो पावर है दैट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है। तो P इक्वल टू वी आई। ठीक है। अगर मैं बोला जाए तो सिंपल सा वर्ड में यहाँ E दिया है वोल्टेज। ठीक है। तो अगर मैं वहां से ओम्स लॉ से जूल्स लॉ में शिफ्ट कर जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं अगर शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखो ओम्स लॉ का एप्लीकेशन जूल्स लॉ में डाल के उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला है। तो ये वही बोल रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये किस लॉ में होगा? तो ये कौन से लॉ में होगा? ये जूल्स लॉ में होगा। देखो आया समझ में? तो दिस इज द वे। सो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ से कैसे डिराइव किया जाएगा तो आप इसको आराम से बना लेते। तो दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो आप ऑप्शंस में ही उसके कॉन्सेप्ट्स थे तो उन कॉन्सेप्ट से मैंने इसको बनाया और इसका आंसर निकाला। ठीक है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। पावर का फॉर्मूला भी अगर याद होगा तो भी आप बना लोगे इस क्वेश्चन को। तो आइए न्यूटन्स लॉ भी पढ़ ही लेते हैं क्योंकि न्यूटन्स लॉ उसने बोला ही था। तो न्यूटन्स लॉ का जो पहला स्टेटमेंट वो क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट will remain at rest or will continue to move in uniformly in a straight line at a constant velocity unless acted upon by a force। ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई बॉडी जो है अपने स्टेट को रेजिस्ट करती है, चाहे वो रेस्ट में हो या चाहे वो मूविंग कर रहा हो इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा जब तक उसको पीछे से कोई ढकेले ना। ठीक है। तो इसको क्या बोलते थे फर्स्ट लॉ को? ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताता था। ठीक है। एग्जाम्पल, पुशिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन ए टेबल। टेबल में जब तक वो ऑब्जेक्ट रहता है वो अपने आप कभी मूव नहीं करता है, वो उसी पोजीशन में रहता है जब तक आप उसको फोर्स ना दोगे, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो वो अपना रेस्ट वाला मोशन को रजिस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो दैट इज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इनर्शिया। ठीक है। फिर सेकंड जो बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है।
So more input and energy input to an object, more velocity. तो सेकंड लॉ यही बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्स इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। फिर ये एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ही बताता है। एग्जांपल, स्टेपिंग हेडर ऑन ए गास पेडल। ठीक है, तो जितना ज्यादा हार्ड पेडलिंग करोगे आप, ठीक है, तो उतना ज्यादा मूव करेगा कौन, तुम्हारा जो गैस पेडल है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड तो आप जानते ही हो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो है, दैट इज एक्शन रिएक्शन। तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई हार्ड नहीं था। तो आप न्यूटन्स लॉ जानते हो, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू समथिंग अबाउट दिस। तो मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं हुक्स लॉ की तरफ। तो हुक्स लॉ क्या है भाई? हुक्स लॉ जो था वो बोलता था कि लॉ ऑफ फिजिक्स दैट स्टेट्स दैट कि फोर्स नीडेड टू एक्सटेंड ए और कंप्रेस स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस x स्केल्स लिनियरली विथ रेस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स जो स्प्रिंग होता था वो k इंटू एक्स होता था। मतलब फोर्स का जो आप देते हो स्प्रिंग में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेचिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो वेयर k इज ए कांस्टेंट फैक्टर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्प्रिंग, तो k की जो होती है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। उसका जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्प्रिंग है और उसका कंप्रेसिबिलिटी कितना है। एंड x इज स्मॉल कंपेयर टू द टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो x का मतलब पता चल गया एंड k का मतलब पता चल गया। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर क्या हो रहा है कि देखो, ट्वाइस एज मच एज द फोर्स टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग ट्वाइस एज फार। तो डिपेंड करता है कि x कितना आपका होना चाहिए, उसी हिसाब से आपका फोर्स भी डबल ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, ये आप समझ लो। तो यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल बता दिया है। तो ये हुक्स लॉ था। तो इसमें आपका हीटिंग वीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए हीटिंग का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आ रहा है। दैट इज ओनली फॉर द जूल्स लॉ। तो इस क्वेश्चन को हमने एक अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में डेराइव कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि ए ट्रेन लीव्स ए स्टेशन with an acceleration of a equal to 0.4 meter per second square and covers a distance as that is 0.5 kilometer square, what is the velocity of the train at the end of the path? ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको सीधा आपको पता होना चाहिए कि इसमें आप लॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगाओगे। सबसे जरूरी चीज तो ये है। तो ये अगर आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगाना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लिखना है? सबसे पहले गिवन। तो पहले मैंने गिवन लिखा क्या? एक्सेलरेशन है मेरे पास। सेकंड मैंने लिखा डिस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, तो 0.5 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 1000 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर होता है। देखो मैं बच्चों वाली चीजें भी बता रहा हूँ ताकि बच्चे स्लाइटली भी मिस्टेक ना करें। ठीक है, आप होता है आप लोग कुछ कुछ वैसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनको बेसिक से पढ़ाना होता है। तो फॉर देम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये आपको पता ही है। फिर क्या करते हो आप कि यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अब लिखते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 500 मैंने किया, क्योंकि इनिशियल स्पीड उसकी 0 थी, तो 0 से उसने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे डालते ही इसकी वैल्यू जो आई वो 400 आई। ठीक है, फिर v मैंने निकाला तो वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब क्या करूंगा, मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे सारे आंसर जो हैं वो किलोमीटर पर आवर में दिए रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर 1 सेकेंड क्या होगा? 10⁻³ किलोमीटर अपॉन 1/3600 आर, यही होगा। तो 3600 आर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे आपका ये 0 0 कट आउट। ठीक है, 36 बाई जो
10 होगा दैट इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मेरी जो फाइनल वैल्यू आई दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कितना था? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो सिंपल, बहुत इजी था। तो अब गिवन पता होना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो इक्वेशन इन मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो अमूमन आते ही रहते हैं, हमेशा आते हैं एग्जाम में, 2020 तक आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा अच्छे से पढ़ो कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस के टाइप्स अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे तो गलती बिल्कुल ही मत करना। प्रोजेक्टाइल एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस के क्वेश्चंस तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, दिस इज दी बूस्टर शॉट्स फॉर यू। ये अगर नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे क्लियर करोगे भाई? इतना अच्छा फर्स्ट थर्ड लेसन अगर तुम 11th क्लास का फिजिक्स नहीं जानते हो तो कैसे बैठोगे एग्जाम में? ठीक है, तो इतना तो जानने की जरूरत है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। देखो आज का जो हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, इसमें सारे सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आ ही रहे हैं फिजिक्स के। तो फॉर ए परफेक्ट गैस ऑफ डेंसिटी ई द मीन स्क्वायर वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is ev square upon 2 then the pressure p will be। ठीक है, तो हमको जो पता है कि अगर मेरे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे रखा है तो मेरे पास मीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ ए गैस पर मोल क्या है? E इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक है, E इक्वल टू 3/2 nRT है। ठीक है, तो जब आइडियल गैस इक्वेशन की मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि हमको पता है कि PV इक्वल टू nRT उसका फॉर्मूला है। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब मेरे को पता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लिखूं तो यूजिंग में अगर वॉल्यूम डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में नीचे में मैंने वॉल्यूम डिवाइड कर दिया। तो मैं अगर नीचे वॉल्यूम डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 3/2 nRT अपन भी। ठीक है, अब मेरे को क्या पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है, तो मैं nRT की जगह में PV पुट कर दिया तो VV कट आउट। ठीक है, बचता कितना है? 3/2p। और 3/2p को मैंने जब यहाँ पे कोरिलेट किया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हमको ई वी स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो ये दे रखा है तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये कितना वैल्यू आया? p इक्वल टू ई वी स्क्वायर अपॉन 3। तो आंसर आपका डी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला यू शुड नो द फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल सी बात है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और कुछ कुछ पूछ सकता है पोस्टुलेट्स वगैरह, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लेसन को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी तक जिसने रिवीजन नहीं किया है ही और शी शुड रिवाइज इट वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि speaks truth in 50% cases and B speaks truth in 75 cases. What is the percentage of the cases in which they are likely to contradict each other in stating the same fact? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आपको ऐसा चीज निकालना है कि वो जब भी कोई फैक्ट बोल रहे हो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप है आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो A स्पीक्स ट्रूथ 55%, तो P ऑफ A कितना है? 55/100 दैट इज 11/20। और P ऑफ A डैश मतलब नहीं बोलना P का ट्रूथ, तो वो कितना है? 9/20। सिमिलरली B का अगर मैं बात करूं तो B 75% ट्रूथ बोलता है, तो 75/100 दैट इज 3/4। ठीक है, B ट्रूथ नहीं बोलना है इज 1/4। ठीक है, तो वाइल कॉन्ट्राडिक्टिंग द नरेशन प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? पी ए पी बी डैश एंड पी ए डैश पी बी। ठीक है, तो सिंपल से आपके पास सारा फॉर्मूला आ चुका है। 11/20 इंटू 1/4 प्लस 9/20 इंटू 3/4 दैट इज 38/80। और 38/80 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना बन के आएगा? ये 47.5। तो आपका यहाँ पे क्या बना आंसर? दैट इज 47.5%। आया समझ में? तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और क्या मैं लॉजिक लगाऊं, किस तरीके से वो मेरा बनेगा। ठीक है, ये सोच के चलना है। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हो तो गो एंड रीड सम स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, क्योंकि इसी हद तक आएगा आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है,
एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिक इवेंट्स प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। तो आपका इंटरसेक्शन, डोमेन, ये सब जो चीजें हैं प्रोबेबिलिटी में कुछ कुछ पोर्शंस है जो आपको जरूर रिवाइज करना है अपार्ट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी जरूर कर लेना। ओके, नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला ही इसका पाई/2 होता है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है, अगर आप इसको प्रूव करने जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लोगे और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाई लोगे, ठीक है। दोनों ले लिया। फिर तो इससे क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स और कॉस फाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो वो याद रखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स, इसका मीनिंग यही है कि साइन एक्स जो है वो थीटा था, इस वजह से मैंने इसका इनवर्स फंक्शन ऐसे लिखा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स कॉस फाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई हो गया यहाँ पे हमारे इस इक्वेशन से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि साइन थीटा को मैंने लिखा साइन 90-5, क्योंकि हमको पता है जो क्या कि साइन 90 - x इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस 90 - x इक्वल टू साइन एक्स, ये हमको पता है। तो ये पता होने की वजह से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा तो दोनों तरफ मैं क्या ले लूंगा, साइन इनवर्स ले लूंगा। इस स्टेप में मैंने क्या किया है, टेकन बोथ साइड साइन इनवर्स फंक्शन, ठीक है। साइन इनवर्स ले लिया मैंने, तो बोथ साइड साइन ले लिया, तो मैंने क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 90 - 5 दैट इज पाई/2 - 5 दैट इज थीटा। फिर मैंने फाई को इधर ले आया, तो ये क्या बना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपको प्रूफ भी अगर आपको करना आएगा देन ऑल्सो यू कैन आंसर इट, बिकॉज 10th क्लास की पढ़ाई से ही सब चीजें निकली हुई है, ठीक है। ये कोई महान काम नहीं है, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बेसिक्स को पकड़ पकड़ के आपको खींच रहा हूँ, ठीक है। तो इफ यू नो द बेसिक्स यू कैन डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने दिमाग का दायरा बढ़ाओ, ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ और एग्जाम्स में अच्छे से इसको सॉल्व करके आओ। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू हैव सम काइंड ऑफ कमेंट्स एंड डाउट्स रिलेटेड टू JNUE एग्जाम, so you should definitely immediately call me. All the numbers, all the things are in the description box. आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करो, ठीक है, और मेरे से बात करने की कोशिश करो। ओके, हैव ए नाइस डे।